हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 12 जून 2024 के दो प्रमुख समाचार और उस पर आधारित 5 प्रश्नों को देखते हैं। आज समाचार दो ही लिए हैं क्योंकि दोनों मुद्दे थोड़े बड़े हैं। पहला है लोकसभा अध्यक्ष, उसकी शक्तियां और उसके पद का महत्व। लोकसभा के अध्यक्ष का पद, उसकी शक्तियां और उसका महत्व, ये चर्चा में है। अभी जब चर्चा करेंगे तो क्योंकि देखिए गठबंधन सरकार है और गठबंधन सरकारों में मीडिया में ये आ रहा है कि जो सहयोगी दल हैं, खासतौर से टीडीपी और जेडीयू, वो दोनों चाह रहे हैं कि लोकसभा अध्यक्ष का पद उनके पास रहे और भारतीय जनता पार्टी का ये मीडिया कह रही है कि वो चाह रही है कि पद मेरे पास रहे। तो इसको समझेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या महत्व है, क्या सारी चीज़ें हैं। दूसरा है एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, उसकी स्टारशिप अभी चर्चा में रही है, उसका चौथा परीक्षण किया गया है और ये माना जा रहा है कि स्टारशिप जब पूरी तरह से फंक्शनल हो जाएगी तो यह अंतरिक्ष यात्रा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में, अन्वेषण के क्षेत्र में क्रांति ला सकती है। इसको ज़रा सा बाकी इसके चर्चा में थोड़ा सा अगर हम बता दें तो अभी यानी जो अमेरिका का स्पेस शटल था जो 2011 के बाद बंद है, वो जितना पेलोड अंतरिक्ष स्टेशन तक या पृथ्वी की निचली कक्षा तक ले जाने में जितना खर्च करता था, उसके बहुत छोटे से हिस्से में उसका दुगना पेलोड ये स्टारशिप चंद्रमा तक, यहाँ तक कि मंगल तक पहुँचा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं जब आपके पास एक ऐसा अंतरिक्ष यान होगा जो बहुत सस्ते में, बहुत बड़े मात्रा में पेलोड को ऊपर पहुँचा सकता है, तो अंतरिक्ष के अन्वेषण के क्षेत्र में क्रांति तो आनी तय ही है। तो चलिए पहले देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां और महत्व। ये देखिए भारत की नई संसद भवन का लोकसभा का दृश्य है। हमारे लोकसभा अध्यक्ष यहाँ पे बैठते हैं और वो सदन के पीठासीन अधिकारी होते हैं। इस दृश्य से देखा जाए तो लोकसभा अध्यक्ष सदन के पीठासीन अधिकारी के रूप में पूरी लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे लोकसभा का जो सदस्य होता है वो अपने अपने संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन लोकसभा का जो अध्यक्ष होते हैं वो पूरे सदन का, लोकसभा के सदन यानी निचली सदन बोलते हैं, उस पूरे सदन का सामूहिक रूप से वो प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है। और संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा का पद वैसे भी गरिमा और महत्व का था ही, लेकिन 50वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के बाद जो दल बदल या 10वीं अनुसूची जुड़ी हुई थी, उसके बाद तो लोकसभा का अध्यक्ष का पद और ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। तो आइए चलिए देखते हैं चर्चा में क्यों है। चर्चा में क्यों है, अगर देखें तो 18वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया है और इसकी बैठक की तैयारी चल रही है। जून के तीसरे सप्ताह में मतलब ये जो आने वाला सप्ताह है, इसी में शुरुआत होगी। और जब लोकसभा पहली बार बैठती है तो प्रोटेम स्पीकर, उसको एक जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति रहता है वो प्रोटेम स्पीकर या अस्थायी अध्यक्ष रूप से चुना जाता है। वह उसको जो है वह सभी सदस्यों को क्या कराता है, पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। इसके बाद पहला काम जो किया जाता है वो ये किया जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाए, ऐसा संवैधानिक मैंडेट है। तो ये चीज़ें चल रही है। ऐसे में अभी एक मामला ये है कि सरकार ने मंत्रिमंडल भी बना लिया है, उसका शपथ भी ले लिया है, चूँकि वो दल बहुमत प्राप्त दल है, लेकिन बहुमत प्राप्त गठबंधन है। लेकिन अभी महत्वपूर्ण मामला है लोकसभा अध्यक्ष को लेके। और ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये गठबंधन सरकार के दौर में जो गठबंधन सहयोगी होते हैं वह चाहते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष का पद उनके पास रहे, ताकि वह बड़े पार्टी द्वारा किसी तरह के टूट फूट से संरक्षित रह सके। ऐसी कई घटनाएं दिखी गई हैं जो छोटी पार्टियों में, इवन दैट कुछ बड़ी पार्टियों में भी टूट फूट के कारण जो है सत्ता का संरचना बदलता रहता है। और इसमें लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यों में विधानसभा का जो अध्यक्ष, ये दो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं दल बदल को लेकर। ऐसे में भाजपा के जो प्रमुख सहयोगी हैं टीडीपी और जेडीयू, दोनों चाहते हैं कि वो उनके पास आ जाए। तो आ क्यों जाए, वही क्योंकि जो संभावित विभाजन है दल बदल को लेकर, उससे अपने को सुरक्षित रखने का काम करते हैं। क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष एक क्वासी जुडिशियल या अर्ध न्यायिक
कह सकते हो अधिकारी के रूप में भी कार्य करता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दल बदल अधिनियम के तहत जो लोकसभा अध्यक्ष या जो उसको स्पीकर बोलते हैं, स्पीकर ऑफ द लोकसभा और विधानसभा अध्यक्ष, ये दोनों क्वासी जुडिशियल या एक अर्ध न्यायिक तंत्र के रूप में या न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करते हैं। तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण है। आइए जरा देखते हैं कि संविधान के तहत अध्यक्ष का पद क्या होता है। तो देखिए, संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा का अध्यक्ष का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। लोकसभा का अध्यक्ष के बारे में कहा जाता है कि यह संसद सदस्य, जबकि संसद सदस्य अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, अध्यक्ष सदन के पूर्ण प्राधिकार का प्रतिनिधित्व करता है। यानी जो अध्यक्ष होता है, जो लोकसभा अध्यक्ष या जो पीठासीन अधिकारी होता है, वो पूरे सदन के प्राधिकार यानी लोकसभा का जो पूरा प्राधिकार है उसका प्रतिनिधित्व कोई होता है तो वह कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है। और भारतीय संविधान में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों का प्रावधान है। संविधान का अनुच्छेद 93 आर्टिकल 93 कहता है कि सदन शुरू होने के बाद जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इनकी किसकी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति या उनका चुनाव जाना चाहिए। अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? अध्यक्ष का चुनाव सदन में साधारण बहुमत से होता है। यानी जिस व्यक्ति के पक्ष में आधा संख्या से ज़्यादा लोग उसके सहमत हों तो वो सदन का अध्यक्ष बन सकता है। जब इतनी साधारण तरीके से नियुक्ति होती है तो इसे हटाने की प्रक्रिया भी उतना ही आसान होती है। इन्हें अविश्वास द्वारा हटाया जा सकता है, उसमें भी साधारण बहुमत लाया जा सकता है। लेकिन बस एक चीज़ ध्यान रखा जाता है कि इनको हटाने के पहले 14 दिन की पूर्व सूचना देनी पड़ती है। और एक बार नियुक्त होने के बाद लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद पे जब तक कि लोकसभा का विघटन नहीं हो जाता है तब तक बना रह सकता है, बशर्ते कि वह त्याग पत्र दे दे या उसको पद से हटा दिया जाता है उस स्थिति को छोड़कर। जैसे अभी जो नया लोकसभा अध्यक्ष बनेंगे, जो जब तक संसद का विघटन राष्ट्रपति द्वारा नहीं कर दिया जाता है तब तक वो लोकसभा के अध्यक्ष के पद पे रहते हैं। या एक्चुअल मान लीजिए जैसे ही नया लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है पुराना हट जाते हैं। ठीक है। और अध्यक्ष बनने के लिए अगर देखा जाए तो कोई विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है और इसका मतलब है कि कोई भी सदस्य विचार किए जाने योग्य है। लेकिन ये अध्यक्ष का पद सदन के सदस्यों से अलग होता है। ये उनका अध्यक्ष है लेकिन उन्हीं से चुना जाता है, साधारण बहुमत से चुना जाता है, लेकिन इनका जो पद है वो थोड़ा सा सदस्यों से अलग होता है कि कुछ संवैधानिक प्रावधान हैं। जैसे सदन की अध्यक्षता करने से लेकर उसके पास निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। सदन के कामकाज को प्रभारी करने के लिए काम होने के लिए देखा जाए तो वो पीठासीन अधिकारी के रूप में काम करता है। साथ ही में लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन संचित निधि पर भारित होता है, जबकि अन्य सदस्यों का वेतन कानून के तहत यानी आप कह सकते हो कि जो एप्रोप्रिएशन एक्ट है उसके तहत आता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष के चीज़ों को बताती हैं। अगर इनकी शक्तियां देखा जाए तो लोकसभा अध्यक्ष की पहले सामान्य विधायी शक्ति देख लेंगे, दल बदल वाली अलग करके देखते हैं। तो सामान्य विधायी शक्ति में है सदन का संचालन करना। चूँकि ये सदन के पीठासीन अधिकारी होते हैं अध्यक्ष, ऐसे में ये बेहतर जानकारी रखते हैं और कि सदन का संचालन कैसे किया जाए। इसमें इनकी मदद जो सत्ता पक्ष के यानी जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी होते हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर्स होते हैं, वो भी इनकी इसमें मदद करते हैं कि कैसे संचालन किया जाए। और सदस्यों के प्रश्न पूछने या किसी मामले पर चर्चा करने के लिए अध्यक्ष की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। ये इसलिए बनाया गया है कि हर व्यक्ति अपनी बात रह सके। इसलिए अध्यक्ष को के बारे में कहा जाता है कि वो संसद में संसद सदस्यों के अधिकारों के रक्षक होते हैं। ठीक है। कौन से? प्रश्न पूछने या अन्य मामलों को लेकर। ध्वनि मत से मत विभाजन, ये भी एक ऐसा मामला है कि कई बार क्या होता है कि कुछ मामलों को लेकर ये लग सकता है कि सत्ता पक्ष के पास बहुमत नहीं है या बहुत थिन मेजॉरिटी है, या हो सकता है कि उम्मीदवार इधर से उधर कर सकते हैं, तो वो मत विभाजन यानी कि एक एक मतदान वाली जो प्रक्रिया है उसके जगह ध्वनि मत को भी वो अलाउ कर सकते हैं। और ऐसा करना
इसे वो बाकी नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और ऐसा करना उनकी पर्याप्त शक्ति के अंतर्गत आता है। तो कई मामलों में ये भी सरकार के लिए काफ़ी मददगार हो जाता है। अविश्वास प्रस्ताव, जैसे स्पीकर का निष्पक्षता विपक्ष पर सबसे ज़्यादा तब आता है जब वो अविश्वास प्रस्ताव लाता है, तो उसको स्वीकार करना है, नहीं करना है, कब करना है। कई बार क्या मामला होता है कि अविश्वास प्रस्ताव आता है और अगर अध्यक्ष, चूँकि देखिए अध्यक्ष बहुमत वाला होता है, लोकसभा में बहुमत वाला होता है और लोकसभा में बहुमत वाले दल की सरकार होती है, तो ऐसे में अध्यक्ष का भले उससे उम्मीद की जाती है कि वो निष्पक्ष रहेगा, लेकिन कहीं न कहीं उसका झुकाव सत्ता पक्ष की तरफ रहता ही रहता है और जब सत्ता पक्ष ट्रबल में रहता है तो अध्यक्ष उसकी मदद करता हुआ दिखाई देता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। संसदीय लोकतंत्र में अध्यक्ष की जो भूमिका है, अध्यक्ष की भूमिका पीठासीन अधिकारी की है, एक कहते हो कि एक निष्पक्ष व्यक्ति के रूप में होती है, लेकिन चूंकि अब कहते हैं ना कि व्यवहारिक चीज़ें हैं, वैसे में वो दिखाई देता है। तो कई बार क्या होता है कि अविश्वास प्रस्ताव आता है और अविश्वास प्रस्ताव में जब उसको लगता है, देखिए अगर ये है कि बहुमत खत्म हो गई है तब तो वो चीज़ें नहीं है, लेकिन उसको लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव केवल जानबूझकर सरकार ये कार का जो है कामकाज में बाधा लाने के लिए लाया गया है। कई बार ऐसा होता है क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव आने पर सरकार को उस पर चर्चा करनी पड़ती है, उसमें समय देना पड़ता है, तो उससे बचने के लिए कई बार वो उसको टालते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अविश्वास प्रस्ताव को जो है, अब ये देखिए इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। बहुमत खत्म हो गया है और अविश्वास प्रस्ताव मांगा जाएगा तो वो नहीं लाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं, हालांकि अपने विधायी कार्यों के लिए तो वो जो है उसके अंदर के कार्यों के लिए वो न्यायपालिका से बचे हुए हैं, लेकिन फिर भी आप एकदम ऐसा गलत करेंगे जो कि लगेगा कि संविधान का ही धज्जियाँ उड़ा देता है, तो वो फिर इस तरह की चीज़ें न्यायपालिका की पीठ देखती है, संवैधानिक पीठ देखती है, मामले आते हैं, तो इसलिए उस तरह के मामले नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, सामान्य की जैसे कि सत्ता पक्ष है, जैसे अभी कुछ दिन पहले मणिपुर के मामले में पिछली सरकार के दौर में लाया था, सबको पता है कि एक पार्टी का ही बहुमत से काफ़ी आंकड़ा है, लेकिन उस समय अविश्वास प्रस्ताव लाने का क्या मतलब है? तो मतलब ये था कि सरकार के कामकाज को रोक के उस पर चर्चा कराना था, तो वो इस तरह की चीज़ों को वो टाल टूल सकते हैं। ठीक है। निर्णायक वोट देना, देखिए संविधान का अनुच्छेद 100 कहता है कि जो सदनों में मतदान के बारे में बताता है, ये कहता है कि अगर सदन में मतदान हो रहा है और बराबरी की स्थिति हो गया है तो राज्यसभा का सभापति और लोकसभा का अध्यक्ष दोनों निर्णायक मत दे सकते हैं। बराबरी की स्थिति पे तो जब तक ऐसे नहीं, लेकिन अगर मत एकदम बराबर हो गया है, अब जैसे 543 सीट है, अब 272 हो गया है ना, 271 हो गया, अब क्या होगा? तब उसमें स्थिति आएगी कि लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक देगा, या मान लिया कोई 200 हो गया या 100 हो गया, तब अब वो पेंडुलम पे अटका रहेगा। ऐसी स्थिति में निर्णायक मत देता है लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति, यानी जो उपराष्ट्रपति है या विधानसभा के अध्यक्ष है। तो ये भी इनकी शक्तियों में आता है। लेकिन जो शक्तियां महत्वपूर्ण अभी है, जिसको लेकर जो सहयोगी दल अपने पास रखना चाहते हैं, वह है दल बदल अधिनियम और सदस्यों की अयोग्यता से जुड़ा मुद्दा। देखिए, विपक्षी के दलों की दृष्टि से संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अध्यक्ष की शक्ति वास्तविकता शायद सदन के संचालन से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और ये 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 50वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसे दल बदल अधिनियम भी कहा जाता है, दल बदल विरोधी कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाता है। इसमें ये कई सारी, जैसे बताया है कि कोई व्यक्ति किसी दल का छोड़ के जाता है तो कितने पर छोड़ के जाता है, क्या करना जाता है, हम यहाँ पे नहीं देख रहे हैं। हमारा ये देख मन है कि जो अध्यक्ष है, अगर कोई पार्टी एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए याचिका अध्यक्ष के सामने लाती है तो याचिका सिर्फ अध्यक्ष के सामने ही लाई जा सकती है, पहली बात। और उसमें जब निर्णय होने तक, अंतिम निर्णय होने तक अध्यक्ष की ही एकमात्र शक्ति है। यानी कोई याचिका लोकसभा अध्यक्ष के पास, या विधानसभा के मामले में तो यहाँ लोकसभा की बात कर रहे हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष के पास ही लाई जाएगी एंटी डिफेक्शन की लॉ की। और लोकसभा अध्यक्ष जब तक निर्णय नहीं कर देता है, यानी जो अंतिम निर्णय नहीं दे देता है, तब तक उस पर कोई और अथॉरिटी लागू नहीं होती है। ऐसा कौन कहा है? ऐसा कहा गया है
सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था 1992 में, कियोटो होलोन बनाम जांचिलू के ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अध्यक्ष में निहित शक्ति को बरकरार रखा और कहा कि केवल अध्यक्ष का अंतिम आदेश ही न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा। यानी दल बदल एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर अध्यक्ष क्या निर्णय देते हैं वह ही केवल न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है। उसके पहले के सारे प्रोसेस पर अध्यक्ष पे कोर्ट की कोई बात उस पे नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में दल बदल से सदन की सदस्यों की संख्या में बदलाव हो सकता है, सरकार गिर सकती है, और अगर अध्यक्ष समय रहते कार्रवाई कर दे तो ऐसे सदस्यों को अयोग्य घोषित कर सकते हैं जिसका नई सरकार में बहुमत न हो। कई बार तो मामले ऐसे हुए हैं कि एंटी डिफेक्शन करने वाले लोग मंत्री बन के रिटायर भी हो गए हैं और उसका फैसला नहीं हो सका है। तो ये कई सारी समस्याएं थी। 92 में कोर्ट ने क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने, संविधान पीठ ने, कि अध्यक्ष का अंतिम निर्णय जो है वह डिसीजन के या न्यायिक समीक्षा के रूप में होगा। लेकिन ये सारी चीजें कि अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय ही नहीं लेना है, छोड़े रखना है, कहीं न कहीं एक चुनौती उत्पन्न कर रहा था कि जो व्यक्ति कार्य कर रहा है वो व्यक्ति सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा है। इसको लेकर दल बदल अधिनियम को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का हालिया निर्णय, हालांकि यह निर्णय लोकसभा अध्यक्ष को लेकर नहीं है, लेकिन ये पूरा जो भी दल बदल अधिनियम के लिए जो भी अधिकारी है, यानी लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष, उन सब पे ये लागू है। और ये कहता है कि देखिए, वर्ष 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, फैसला सुनाया था कि विधानसभाओं और लोकसभा के अध्यक्षों को असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर 3 महीने के भीतर अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करना चाहिए। ठीक है, और क्या कहा था, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो है महाराष्ट्र विधानसभा के मामले में राहुल नार्वेकर जो उसके अध्यक्ष हैं उनको निर्देश दिया था कि उद्धव ठाकरे और शिवसेना गुट के विधायकों के खिलाफ जल्द से जल्द आयोग की याचिकाएं समय करे। और ये तब कहा गया था जब 1.5 साल से उनके समय लंबित याचिकाएं थी। यानी दल बदल के अधिनियम के तहत शुरुआत में तो पहले तो ये स्थिति ये थी कि वो कहीं पे निर्णय भी नहीं जा सकता, उसके निर्णय के विरुद्ध अपील भी नहीं की जा सकती। लेकिन बाद में मैंने जैसे आप लोगों को बताया है कि संविधान में जो चीज़ लिखी जाती है, अगर कोई विवाद नहीं है तो वही चीज़, और विवाद है तो सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ या उसका जो भी उससे बड़ी पीठ जो भी निर्णय देती है, उसकी जो व्याख्या करती है वही मानी जाएगी। तो इसके पहले इसकी व्याख्या ये थी कि उसके अंतिम निर्णय की तो न्यायिक समीक्षा हो सकती है, उसके पहले नहीं। न्यायिक समीक्षा कैसे हो सकती है, क्योंकि इसमें लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष एडमिनिस्ट्रेटिव एक तरह से जुडिशियल ट्रिब्यूनल, क्वासी जुडिशियल ट्रिब्यूनल के रूप में काम करता है, और भारत भर के जितने भी ट्रिब्यूनल हैं या जितनी भी कोर्ट हैं उन सब पर सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता रहती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इसी पहलू का बल देते हुए नार्वेकर मामले में ये कहा, और 2020 में भी ये कहा था कि जो लोकसभा अध्यक्ष हैं या विधानसभा अध्यक्ष हैं, कोई असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर जल्द से जल्द निर्णय लें, क्योंकि ऐसा न हो फिर ये लोकसभा दल बदल विधेयक ही अप्रभावी हो जाए। तो ये रहा पूरा मामला, क्यों चर्चा में है, क्यों इसके लेकर है। आइए चलिए हम देखते हैं अपना अलग। ये देखिए, स्पेस एक्स का स्टारशिप रॉकेट है, और हाल ही में अभी इसका पिछले सप्ताह ही इसका प्रक्षेपण किया गया था। और ये इसका जो मेन ये 2 चरणी रॉकेट है, एक इसका रॉकेट है, अंतरिक्ष यान है, और एक नीचे जो है इसका बूस्टर है जिसे सुपर हैवी बोला जाता है। ये दोनों अलग अलग पृथ्वी पर सकुशल लौट आए हैं, और ये स्टारशिप का चौथा सफल प्रक्षेपण है, इसलिए थोड़ा चर्चा में है। और अगर ये पूरी तरह से कार्यान्वित हो जाता है तो यह अंतरिक्ष यात्रा और अंतरिक्ष अन्वेषण में जो है ये क्रांतिकारी चीज़ें हो सकती हैं। तो चर्चा में क्यों है, इसको ज़रा समझे। तो देखिए, एलन मस्क की स्वामित्व वाली स्पेस एक्स कंपनी है, इसका स्टारशिप रॉकेट पिछले सप्ताह अपनी पहली पूरी तरह से सफल परीक्षण उड़ान इसने पूरी की। इसमें 1 घंटे की उपकक्षीय अंतरिक्ष उड़ान की, और इसके बूस्टर और अंतरिक्ष यान दोनों ने धीरे धीरे स्प्लैश डाउन किया। स्प्लैश डाउन में पानी में एक्चुअल में उतरने का काम किया जाता है। और इस दौरान स्टारशिप का बूस्टर, जिसे सुपर हैवी नाम दिया गया है, स्टारशिप अंतरिक्ष यान से अलग हुआ और मैक्सिको के खाड़ी में एक पानी वे सॉफ्ट लैंडिंग किया। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए ये चर्चा में हो गया है। ज़रा से हम स्टारशिप को देखते हैं। तो यह
परीक्षण उड़ान स्पेसएक्स को पूरी तरह से और तेजी से पुनः प्रयोज्य रॉकेट प्रणाली को बनाने में अपने लक्ष्य के एक कदम और ला सक रहा है। और अगर ये सफल हो जाता है तो यह खगोल विज्ञान और ग्रह विज्ञान के लाभ के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण को पुनः परिभाषित कर सकता है। कैसे कर सकता है, क्या कर सकता है, अभी हम आगे देखेंगे। तो चलिए पहले इस देख लेते हैं कि स्टारशिप रॉकेट की क्या विशेषताएं हैं। तो स्टारशिप एक 2 चरणीय रॉकेट है जिसमें एक अंतरिक्ष यान है और दूसरा उसके नीचे बूस्टर है जिसे सुपर हैवी नाम दिया गया है, बहुत बड़ा बूस्टर है इसको। और ये 2 चरणीय जो यान है यह चालक दल यानी अगर कोई कार्गो है चालक दल है, कोई क्रू मेंबर्स है यानी क्रू मॉड्यूल है या कोई कार्गो है तो उसको पृथ्वी की कक्षा में, चंद्रमा में, मंगलयान में और उसके आगे ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यानी एक को कह सकते हो कि एलन मस्क की कल्पना है कि अंतरिक्ष पे और जो है खगोल पे यानी चंद्रमा पे, मंगल पे और पृथ्वी से बाहर का जो है बस्तियां बसाई जाए, उसको सक्षम करने के लिए ये स्टारशिप बनाया गया है। और ये रॉकेट सिस्टम लगभग 120 मीटर लंबा है, 120 मीटर। और यह देखा जाए तो दुनिया का सबसे ऊंचा बन जाता है, कुछ लोग 100 कहते हैं लेकिन लगभग 120 मीटर है, सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा रॉकेट सिस्टम है। आप सोचिए कि आपके कुतुब मीनार से भी लगभग 1.5 गुना से ज़्यादा ऊंचा है। और यह इसके पहले जो सबसे बड़ा रॉकेट या सबसे ऊंचा रॉकेट था सैटर्न वी, ये नासा का रॉकेट था और इसी से अपने अपोलो मिशन के तहत नील आर्मस्ट्रांग को चंद्रमा पे उतारा गया था। ये उससे भी बड़ा रॉकेट ये है। सिर्फ लंबाई की दृष्टि से ही नहीं, इसमें जो लगा हुआ है बूस्टर, सुपर हैवी बूस्टर, बूस्टर वो होता है जो अंतरिक्ष यान के साथ जोड़ दिया जाता है, जो शुरू में ज़्यादा थ्रस्ट दे के तेजी से जो है पृथ्वी के एंटी ग्रेविटी से बाहर निकालने का काम करते हैं। और इसमें 33 रैप्टर इंजन लगे हुए हैं जो 74 मेगा न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करता है। और देखा जाए तो जो अभी सैटर्न बी जिसके तहत नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पे गए थे उसमें 35 मेगा न्यूटन का थ्रस्ट था और इसमें 74 यानी उससे 2 गुना से ज़्यादा थ्रस्ट है। ऊंचाई तो ज़्यादा ही है लेकिन ये ज़्यादा ताकतवर भी है, ज़्यादा वजन, इतना थ्रस्ट है इसका मतलब उससे कई गुना ज़्यादा वजन को भी ले जाने में सक्षम है। स्पेस एक्स के अनुसार परियोजना के पूरा होने पर सुपर हैवी पूरी तरह से पुनः प्रयोज्य होगा और लॉन्च साइट पर उतरने के मिशन के बाद पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश करने में ये सक्षम होगा। तो यही देखिए, अभी अंतरिक्ष यान को तो किए हैं, सुपर हैवी को भी स्पेस लैंडिंग मैक्सिको की खाड़ी में कराई गई थी। और इसमें जो रैप्टर इंजन लगा है उसमें लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड मीथेन का उपयोग किया जा रहा है। जो इसके साथ 33 रैप्टर इंजन या बूस्टर में लगे हैं उसमें लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड मीथेन का प्रयोग किया जा रहा है। और लिक्विड मीथेन मतलब लिक्विड एलएनजी का प्रयोग किया जा रहा है। इसके साथ स्टारशिप अंतरिक्ष यात्रा की लागत को कैसे कम कर सकता है? देखिए, ये इसमें लोग बताते हैं, विशेषज्ञ बताते हैं कि इसमें 3 वो चीज़ें हैं, विशेषताएं हैं खास तौर से, जिसके कारण ये अंतरिक्ष यान के अंतरिक्ष यात्रा या अंतरिक्ष अन्वेषण के लागत को बहुत कह सकते हैं क्रांतिकारी तरीके से कम कर सकता है। जिसमें पहला है कि यह इससे उम्मीद की जाती है कि वह 150 टन तक पेलोड पृथ्वी की निचली कक्षा में ले जा सकता है और कम से कम 100 टन का पेलोड चंद्रमा और मंगल पर ले जाने में सक्षम है। यानी 150 टन तक का पेलोड ये पृथ्वी की निचली कक्षा में और लगभग 100 टन का पेलोड ये चंद्रमा या मंगल तक ले जाने में ये सक्षम है। अभी तक चंद्रमा पे जितना भी पेलोड गया है, जितने लोगों ने ले गया है, सब मिला के भी 100 टन नहीं है। जितने पूरी अभी तक उतना नहीं है, उससे ज़्यादा वो अकेले एक बार में चंद्रमा तो छोड़ो मंगलयान तक ले जा सकता है और नीचे 150 टन ले जा सकता। अभी हमारा जो सबसे हैवी रॉकेट है LBM जो है 3, वह मतलब 10 टन तक निचली तक और 4 से 5 तक जियोस्टेशनरी में ले जाने में सक्षम है। कहाँ 10 टन, कहाँ 150 टन।
और ये देखने में 15 गुना लगता है, लेकिन उससे आप अगर रॉकेट को करेंगे तो एक इतना बड़ा होगा तो हमारा छोटा सा होगा। तो ये इससे बड़ा तो कोई रॉकेट खैर अभी है भी नहीं, अभी इतिहास में न भूतो न भविष्यते। ठीक है, एक तो पहले ये कि 150 टन तक को निचली कक्षा में और 100 टन तक चंद्रमा या उससे ले जा सकता है। दूसरा, ये जो स्पेस 6 है, स्टारशिप जो है, स्पेस एक्स का स्टारशिप, इसका जो ऊपरी चरण है अंतरिक्ष यान, वो इस तरह से विकसित किया जा रहा है, यानी जो उसका कि उसमें कोई और स्टारशिप से उसमें फ्यूलिंग रिफ्यूलिंग कर सकते हैं, जैसे एयरप्लेन में किया जाता है, जैसे फाइटर एयरप्लेन में किया जा सकता है, जिससे क्या होगा कि उसकी दूरी को और बढ़ाया जा सकता है, उसकी पेलोड क्षमता को और बढ़ाया जा सकता है। जैसे देखो होता क्या है, जैसे ये कोई अंतरिक्ष यान है, इस पे कुछ लेके जा रहा है, ये हमारा रॉकेट है। अब इसमें से ज़्यादातर हिस्सा जो ये है वो तो ईंधन ही भरा रहता है। इसके नीचे कुछ बूस्टर भी लगा देते हैं। बूस्टर इसलिए कि शुरू में थोड़ा सा इसमें बल दे, इसके बाद जैसे ही ऊपर जाए ये अलग हो जाए। हालांकि इसका स्टारशिप का ये भी नीचे आता है और ये भी आता है, तो ये अलग हो जाएगा, ये ऊपर जा रहा है। अब इसमें ज़्यादा फ्यूल भरोगे तो ये बहुत, इसको वजन ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा तेज़ी से नहीं ले जा सकता है। तो उसको क्या करेंगे, अगर इसमें रिफ्यूलिंग की स्थिति होगी तो ये ऊपर जा रहा है, ऊपर से कोई और स्टारशिप से इसमें फ्यूलिंग भर सकते हो तो इसकी और ज़्यादा ऊंचाई बढ़ाई जा सकती है। ये इसके लागत को और क्या कर देगा, इसकी यात्रा की लागत को और कम कर सकता है। और तीसरा है, ये जो स्टारशिप रॉकेट सिस्टम है, इसे पूरी तरह से और तेजी से पुनः उपयोग करने योग्य बनाया जा सकता है। जैसे अभी क्या है, ये मान लिया ये दो चरणी रॉकेट है, एक इस पे ये जो तिकोना है, मान लो कि लोड है, यानी आप कोई क्रू मॉड्यूल मान लो, कोई कार्गो है, एक चरण ये है, ये स्टारशिप है, और ये बूस्टर है, इसको सुपर हैवी बोलते हैं। ठीक है, ये बूस्टर अलग हो गया, ये भी ऊपर गया, और ये बूस्टर आता है, जमीन पर आता है, और इसको पुनः उपयोग बड़े आसानी से इसको पुनः उपयोग किया जा सकता है, यानी ये भी संरक्षित रह सकता है और ये भी वापस आएगा तो ये भी संरक्षित रह सकता है, जिसके कारण इनका दोबारा भेजने का यानी हमारे यान का खर्चा कम हो जाएगा। तो ये 3 ऐसी विशेषताएं हैं जो ये बताती हैं कि यह यात्रा के खर्च को कम कर सकता है। कितना कम कर सकता है, अनुमान लगाते हैं कि अगर मात्र $50 मिलियन में मंगल ग्रह पर 100 टन तक का माल पहुंचाने में ये सक्षम होगी। $50 मिलियन यानी $5 करोड़। 5 करोड़ में आप 80 से करिए गुणा तो 400 करोड़ रुपया है ना, 4 अरब, यानी यही तो हुआ। हाँ, 50 मिलियन 400 करोड़, यानी आप 450 करोड़ मान लो, 500 करोड़ मान लो, तो 500 करोड़ रुपए में ये 100 टन वजन जो है मंगलयान पे पहुंचा सकता है ये रॉकेट। और अभी तक जो अमेरिका का स्पेस शटल था जो 2011 में बंद हो गया था, अगर इसका 1/4 माल, अगर 25 टन को भी उसको अंतरिक्ष स्टेशन में ले जाना था तो $1.5 अरब यानी लगभग देखा जाए तो 12,000 करोड़ रुपए उसके 1/4 का खर्च आता था, वो भी पृथ्वी की निचली कक्षा में। यानी कि देखा जाए तो कीमत के मामले में वजन और उसको ले जाने का खर्चा कितना कम कर सकता है। जैसे ऐसे सोचिए कि आप कोई चीज़ हवाई जहाज़ से ढो रहे हैं, नहीं हवाई जहाज़ छोड़ो, थोड़ा सा ज़्यादा, कोई चीज़ ट्रक से ले जा रहे हो और कोई चीज़ पानी के जहाज़ से ले जा रहे हो, तो कैसे पानी के जहाज़ से ले जाने का खर्चा कैसे कम हो जाता है, इसलिए वो ज़्यादा जो माल परिवहन का वो बहुत सुगम साधन माना जाता है। इसी तरह से इसमें इतना वजनी, इतना सस्ते तरीके से ले जा सकता है कि यह क्या करेगा, अंतरिक्ष के क्षेत्र में रिवोल्यूशन या क्रांति ला देगा। कैसे ला देगा उसको जरा देखें कि ये विज्ञान में कैसे मदद करेगा। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसको अपनाने से, ईंधन आदि कम होने से ये रॉकेट भारी पेलोड ले जाने में सक्षम हो सकता है। अभी तक जैसे बताया ना कि चंद्रमा पे इतना जितना ये ले जा सकता है उतना तो सब मिल के नहीं ले गए हैं। जब ये भारी पेलोड ले जाने में सस्ते में सक्षम हो सकता है तो फिर सस्ती धातुओं से भी बड़े उपकरण बनाए जा सकते हैं जिनको आसानी से ले जाया जाता है। तो उससे हमारे जो उपकरण बनाएंगे उसका खर्चा कम हो जाएगा। देखिए ये कैसे करेगा कि देखिए वैज्ञानिक अब बहुत बड़ी अंतरिक्ष दूरबीनों को लॉन्च करने में सक्षम हो सकते हैं जिन्हें सस्ती लेकिन भारी सामग्री से बनाया जा सकता है। अभी हमारे लिए क्या है,
वजन एक महत्वपूर्ण कारक है कि उसको जितना वजन होगा उसको वापस भेजने, ऊपर भेजने का खर्चा ज़्यादा होगा। तो वैज्ञानिक ऐसे दूरबीन बनाते हैं जो हल्की हो लेकिन उसके कारण उसका कास्ट बढ़ जाता है। अब हमारे लिए जब ज़्यादा वजन का सामान ले जा सकते हैं तो हम सस्ती और भारी उपकरण बना सकते हैं। साथ ही साथ भविष्य में चंद्रमा और मंगल ग्रह मिशनों में बड़े उपकरण भी भेजे जाएंगे, जैसे एक ड्रिलिंग मशीन, ऐसी ड्रिल भेजना जो 1 किलोमीटर तक ड्रिल कर दे चंद्रमा को, और वहाँ से चूंकि ये पुनः वापस भी आ सकता है तो वहाँ से ड्रिल किए हुए बहुत बड़े मात्रा में सामान भी धरती पे लाया जा सकता है। और ये सब सारी चीज़ें होंगी तो निश्चित रूप से हमारा अंतरिक्ष को लेके, और जैसे देखिए स्टारशिप पृथ्वी पर लौटने में भी सक्षम है, इसलिए यह चंद्रमा और अन्य ग्रहों से भारी मात्रा में नमूने लाने में भी सक्षम होगा और वैज्ञानिकों को हमारे सौर मंडल और जीवन की उत्पत्ति के बारे में कई रहस्यों को उजागर किया जा सकता है। साथ ही में नासा का जो आर्टेमिस कार्यक्रम है, यानी मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजने का, चंद्रमा भेजने का, उसके लिए जो रॉकेट प्रणाली है, यही रॉकेट प्रणाली भी नासा इस्तेमाल करेगी और ये 2020 तक अंतरिक्ष यात्रियों को आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत पुनः चंद्रमा पर भेजेगा। साथ ही साथ अगले दशक के अंत तक पहले अंतरिक्ष यात्रियों को मंगल ग्रह पर भी ले जाने की योजना है, इसी रॉकेट इंजन के द्वारा, इसी रॉकेट के जरिए, स्टारशिप के जरिए ले जाने की संभावना है। लेकिन इससे जुड़ी कुछ चुनौतियां हैं। पहली चुनौती ये है कि जिस कीमत का वादा किया गया है उसी कीमत पर ये यान सुरक्षित और सफलतापूर्वक कार्य करे, और साथ ही में जो इसको लेकर अंतरिक्ष कार्यक्रमों में देरी चल रही है, एलन मस्क द्वारा जो टाइम तय किया गया उसमें जो देरी चल रही है, उसको पूरी तरह, उसको जो है उससे ये क्या करे, इस बड़ी चुनौती से वो निकट सके। ठीक है, देखिए अन्य लॉन्च वाहनों की तुलना में स्टारशिप के तेजी से विकास के बावजूद प्रगति एलन मस्क द्वारा बताई गई तुलना में धीमी रही है। एक ये चिंता है। दूसरा चिंता ये है कि इसकी कीमत, कम कीमत पर भी ये सुरक्षित क्या करे, यात्रा करने में सक्षम हो सके, जैसा ये वादा करती है। क्योंकि होता क्या है, जैसे जो स्पेस शटल लाए गए थे अमेरिका के, स्पेस शटल लाए ही इसलिए गए थे कि ये बार बार प्रयोग होंगे तो यात्रा का खर्च कम होगा, लेकिन बाद में देखा गया कि उनको मेंटेन रखने का खर्चा इतना हो गया कि नॉर्मल सामान्य जो एक बार प्रयोग करने वाले रॉकेट उससे ज़्यादा सस्ते हो गए रीयूजेबल रॉकेट को प्रयोग। इसलिए देखो अमेरिका ने, नासा ने उनको बंद कर दिया। हालांकि ये अब जैसा वादा करते हैं, अगर ऐसा करने में सक्षम हो जाएंगे तो निश्चित रूप से अंतरिक्ष यात्रा और अंतरिक्ष अन्वेषण में एक क्रांति जरूर लाने वाला होगा यह रॉकेट। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा अध्यक्ष यह तय करते हैं कि सदन का संचालन कैसे किया जाए। अध्यक्ष मत विभाजन के अनुरोध को नजरअंदाज कर सकते हैं और ध्वनि मत से विधेयक को पारित करा सकते हैं। ये दो स्टेटमेंट हैं, इसमें से आपको चुनना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। दूसरा है, संविधान का निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 87, अनुच्छेद 93 और अनुच्छेद 100। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। चर्चा में रहे दल बदल अधिनियम से जुड़ी लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल विरोधी कानून अध्यक्ष को किसी पार्टी से दल बदल करने वाले विधायकों को अयोग्य ठहराने की शक्ति देता है। दल बदल विरोधी कानून से जुड़ी, यहाँ विधेयकों से अर्थ आप सांसद से भी ले लीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर विधेयक करके आप इसमें कंफ्यूज होइएगा। दल बदल विरोधी कानून से जुड़ी अयोग्यता संबंधी अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। ये दो स्टेटमेंट हैं, इसके आधार पर आपको 4 विकल्प चुनने हैं। चौथा है, हाल ही में चर्चा में रहे स्टारशिप रॉकेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। यह रॉकेट सिस्टम लगभग 120 मीटर लंबा है। यह अब तक का उड़ाया गया दूसरा सबसे बड़ा रॉकेट है। यह अब तक का उड़ाया गया दूसरा सबसे बड़ा रॉकेट है। इससे अंतरिक्ष यात्रा की लागत में भारी कमी आ सकती है। उपयुक्त में से सभी गलत कथन हैं। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। अगला है, चर्चा में रहे स्टारशिप रॉकेट की अंतरिक्ष यात्रा की लागत को कम करने वाले कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
स्पेसएक्स स्टारशिप के ऊपरी चरण को इस तरह से विकसित कर रहा है कि इससे अन्य स्टारशिप द्वारा पृथ्वी के कक्षा में ईंधन भरा जा सके या रिफ्यूलिंग हो सके। दूसरा है, स्टारशिप रॉकेट सिस्टम को पूरी तरह से और तेजी से पुनः उपयोग करने योग्य बनाया गया है। ये दो स्टेटमेंट हैं, इनके आधार पर आपको 4 विकल्प चुनने हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग प्रश्न को सॉल्व करिएगा, मैटर को देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और मस्त रहिए। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।